हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड अ, ब, स, द और ई है। सेकंड पॉइंट में बोला है खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि एमसीक्यू हैं, जिनमें प्रत्येक 1 अंक का है। खंड ब में 5 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक 2 अंक का है। खंड स में 6 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक 3 अंक का है। खंड द में 4 प्रश्न है जिनमें प्रत्येक 5 अंक का है। खंड ई में मूल्यांकन के लिए 3 केस आधारित प्रश्न प्रत्येक 4 अंक है, जिनके उपभागों के अंक क्रमशः 1, 1 तथा 2 है। और 7th पॉइंट में बोला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यद्यपि 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों में तथा 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड ई में 2 अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद 8th पॉइंट में बोला है जहां आवश्यक हो साफ सुथरी आकृति बनाएं, यदि दिया न गया हो तो आवश्यकता होने पर पाई का मान 22/7 प्रयोग करें। और 9th पॉइंट में बोला है कि कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। और 10th पॉइंट में बोला गया है कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और सारे एमसीक्यू हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वाई अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और चारों में हमें समीकरण दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समांतर है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि y अक्ष के समांतर, तो देखिए ये हमारा जो है y अक्ष होता है। तो इस y अक्ष के समांतर हम कैसे खींच सकते हैं, तो y अक्ष के समांतर हमें x अक्ष पर खींचना पड़ेगा। ठीक है, x अक्ष पर हम या तो इधर खींच सकते हैं इस y अक्ष के समांतर, या फिर इधर खींच सकते हैं इस y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जब हमें क्वेश्चन में y अक्ष के समांतर बोला जाता है तो हम x अक्ष का मान लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू लेते हैं। तो देखिए, इन सब में x की वैल्यू सिर्फ हमें इस a ऑप्शन में दिया गया है x बराबर 7, यानी कि हमें अगर इस y अक्ष के समांतर खींचना है तो हम इस x अक्ष पर खींच सकते हैं, या तो इधर खींच सकते हैं या फिर इधर इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमारा जो है ये 0 होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये हमारा 7। इधर जो है इधर माइनस में होता है, -1, -2, -3 इसी तरह से। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया हुआ है 7, यानी कि इस x अक्ष पर अगर हम यहाँ से इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा जो है इस y अक्ष के समांतर ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 7 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यही वो समीकरण है जो कि y अक्ष के समांतर है, यानी कि इसके समांतर। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा आंसर, हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बहुपद x² - 9 में x का गुणांक है। तो देखिए, ये जो हमें बहुपद दिया गया है x² - 9, तो इसमें हमसे x का गुणांक पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इस बहुपद में कहीं x तो है ही नहीं, ये हमारा x² है, x इसमें कहीं पर भी नहीं है।
तो जब x है ही नहीं और हमसे x का गुणांक पूछा गया है तो इसीलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये 0 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाता तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाता तो हमारा आंसर 1 होता, लेकिन हमसे एक्स का गुणांक पूछा है इसीलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमसे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। हमें जैसे कि पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो हमारा 0 होता आंसर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यह कथन यूक्लिड के अनुसार है। तो क्या है, अभिधारणा, परिभाषा, प्रमेय या अभिग्रहित। तो देखिए जो हमारा अभिग्रहित होता है, तो अभिग्रहित क्या होता है, जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं ना, यानी कि जो जनरल सत्य होते हैं जिन्हें प्रूव नहीं किया जाता उन्हें ही हम अभिग्रहित कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिग्रहित हो जाएगा। तो इसीलिए फोर्थ का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5th चैप्टर से है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमसे पूछा है कि दी गई आकृति में कोण x का मान है। तो इसमें हमसे कोण x का मान पूछा गया है। देखिए ये हमें आकृति दिया गया है, ये थोड़ा छोटा है, इसको मैं यहाँ पर एक बार बना देता हूँ। ये हमारा आकृति कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक कोण है और एक यहाँ पर, तो ये वाला कोण 4x है और ये वाला 5x। तो इसमें हमसे जो है क्या पूछा है, x का मान। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें जैसे कि पता है कि ये जो पूरा कोण हमारा होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि ये कोण हमें 5x दिया है और ये वाला कोण 4x दिया है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा बराबर में क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक युग्म, यानी कि ये देखिए एक ही रेखा पर बने जो कोण होते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है और ये रैखिक युग्म के कारण होता है। तो 5x और 4x 9x हो जाएगा, बराबर में 180। x का मान निकालेंगे तो ये 180 बटे में 9 आ जाएगा ये वाला, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 और ये 0, यानी कि x का मान हमारा कितना आ रहा है, 20। तो देखिए 20 हमारा किस ऑप्शन में है, ये रहा सी ऑप्शन में। तो इसीलिए 5th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो 6th में हमसे पूछा है वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है। तो देखिए इन चारों में से हमें वह बिंदु बताना है जिसकी कोटि 4 हो और जो y अक्ष पर स्थित हो। देखिए कोटि का मतलब होता है कि y का मान, यानी कि यहाँ पर कोटि 4 है यानी कि हमें y का मान 4 लेना है, और भुज क्या होता है, तो भुज हमारा x का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोटि 4 दिया गया है और जो y अक्ष पर स्थित हो, तो इन चारों में से कौन सा बिंदु हमारा होगा। तो इसको सबसे पहले समझिए ध्यान से। यहाँ पर ये हमारा जो है ये क्या होता है, y अक्ष, और ये होता है हमारा x अक्ष, और यहाँ पर होता है 0। तो देखिए हमें कोटि 4 दिया गया है, यानी कि y अक्ष पर हमारा 4 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और ये 4, और हमसे बोला है कि वह बिंदु जिसकी कोटि 4 हो, यानी कि y अक्ष पर 4 हो, तो y अक्ष पर 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, और जो y अक्ष पर स्थित हो, यानी कि वह बिंदु जो इस y अक्ष पर स्थित हो और जिसकी कोटि 4 हो, तो वो बिंदु हमारा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो ये हमारा क्योंकि y अक्ष पर है, तो अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो x का मान हमारा 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष पर देखिए कितने पे है, 4 पे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि ये निर्देशांक है इस बिंदु का।
तो इसीलिए यही हमारा वो बिंदु है 0,4। तो 0,4 देखिए इस बी वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो x का मान 0 होता है, और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसमें y का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे बोला है बहुपद x + 4 का शून्यक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें हमें शून्यक निकालना है। तो हमें दिया है x + 4 बहुपद, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर में 0 रख देते हैं, तो x का मान हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो -4, यानी कि यही हमारा शून्यक है। तो -4 देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन हमारा ये आप देख सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि यदि s - a 8 सेंटीमीटर, s - b 12 सेंटीमीटर और s - c 14 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो ये हमारा हीरोन के सूत्र वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। तो हमसे अर्ध परिमाप पूछा है त्रिभुज का, यानी कि s का मान हमसे पूछा है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो कैसे बताते हैं हम अर्ध परिमाप, यहाँ पर आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया हो s - a का मान 8 सेंटीमीटर, यानी कि s - a, s - b और s - c का मान आपको दिया गया है और आपसे अर्ध परिमाप पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, सीधा ये जो वैल्यू हमें दिया गया है इनको जोड़ देना है। तो 8 और 12 20 सेंटीमीटर हो गया, और 14 तो ये हमारा हो गया 34 सेंटीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप हमारा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रहा बी ऑप्शन में 34 सेंटीमीटर। इसको करके भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसीलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा MCQ है, तो हमें सिर्फ इसमें आंसर को टिक करना है। और जो मैं यहाँ पर आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अपने एग्जाम में करके नहीं दिखाना, ये मैं आपको जस्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ जाए और आपको एक सिंगल डाउट ना रहे आपके मन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट, 34 सेंटीमीटर। इसमें जब आपको इस तरह से दिया गया होता है तो आपको अर्ध परिमाप पूछा जाता है, तो सीधा आपको इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है और कोण PQR 30 डिग्री है, कोण PRQ का माप है। तो हमसे कोण PRQ का माप पूछा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम हमें देना है PQR। तो ये PQ और R नाम दे दिया हमने। इसमें PQ और PR जो है बराबर है, तो PQ ये और PR ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो हमें जो है कोण PQR 30 डिग्री दिया है, PQR यानी कि ये वाला कोण 30 डिग्री दिया है, तो हमसे PRQ का माप पूछा है, PRQ यानी कि ये वाला कोण पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, दोनों बराबर है। तो इसीलिए हमें जैसा कि पता है कि अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो इसीलिए इस वाली भुजा के सामने ये जो कोण बन रहा है ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण PRQ हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री ये रहा बी ऑप्शन में, यानी कि हमारा 9th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पर। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, यदि P-1 1 Q3 -4 R1 -1
S-2-3 और T-4 को ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है तो चौथे चतुर्थांश में बिंदु हैं, यानी कि ये जो बिंदु हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से बिंदु चौथे चतुर्थांश में आएंगे वो हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है हम ग्राफ पेपर पर कुछ इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, तो इसमें ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये होता है हमारा तीसरा, और ये चौथा। तो जो ये प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें हमारा x और y दोनों का मान प्लस में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें x का मान माइनस में, y का मान जो होता है प्लस में, और ये जो तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें दोनों ही माइनस माइनस में होते हैं, और चौथे चतुर्थांश में जो x का मान होता है वो प्लस में और y का मान माइनस में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमसे पूछा है कि ये जो बिंदु हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से बिंदु इस चौथे चतुर्थांश में आएंगे। तो ध्यान से देखिए, चौथे चतुर्थांश में हमारा x का मान प्लस में होता है और y का मान माइनस में। तो इसमें देखिए क्या ये पहला वाला जो है x का मान ये प्लस में है? नहीं है, ये माइनस में है, यानी कि ये वाला हमारा चौथे चतुर्थांश में नहीं आएगा। इसमें देखिए पहला वाला जो है x का मान ये हमारा प्लस में है और दूसरा ये जो y का मान है ये माइनस में है, यानी कि पहला वाला x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, यानी कि ये जो है हमारा बिंदु ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। इसको देखिए, इसमें x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में, यानी ये वाला भी हमारा चौथे चतुर्थांश में आएगा। इसमें देखिए x का मान माइनस में हो गया, यानी कि ये नहीं आएगा चौथे चतुर्थांश में। इसमें देखिए इसमें भी x का मान माइनस में आ गया, तो ये भी चौथे चतुर्थांश में नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ q और r यही दोनों चौथे चतुर्थांश में आएंगे। तो देखिए q और r हमें किस ऑप्शन में दिया है? ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए 10th क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो 11th क्वेश्चन में क्या पूछा है? आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। OP और OQ क्रमशः जीवाओं AB और CD पर लंब है। यदि कोण POQ 140 डिग्री है तो कोण APQ प्लस कोण CQP बराबर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दी हुई है। तो सबसे पहले मैं ये जो आकृति है इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है जो हमें आकृति दिया गया है। अब हमसे क्या बोला है कि इसमें जो ये AB और ये CD है ये दोनों इस वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, यानी कि AB और CD हमें बराबर दिया गया है। इसके अलावा हमसे बोला है कि ये जो OP आप देख रहे हैं और ये जो OQ ये आप देख रहे हैं ये दोनों इस AB और CD पर लंब दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर लंब है तो इसीलिए ये जो हमारा पूरा कोण आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का होगा और ये भी हमारा पूरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें कोण POQ 140 डिग्री दिया है, यानी कि कोण POQ ये हमें 140 डिग्री दिया गया है, इसे ध्यान रखना है। तो हमें कोण APQ प्लस कोण CQP यानी कि APQ ये इतना और कोण CQP यानी कि सिर्फ इतना, इन दोनों को जोड़ करके हमें बताना है कितना आंसर आएगा। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसको ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको करके समझा रहा हूँ। हमें क्या बोला है कि AB और CD बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं AB बराबर CD। इसके अलावा हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा वृत्त की बराबर जीवाएं होती हैं तो इन बराबर जीवाओं पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो भी बराबर होती हैं, यानी कि केंद्र से ये OP और OQ ये लंब डाला गया है, तो इसीलिए हमारा OP बराबर OQ हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें कोण POQ यानी कि ये वाला जो कोण है ये कितना दिया हुआ है 140 डिग्री। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज OPQ, इसमें हमारा
हमें पता चल गया कि ये OP ये वाला और OQ ये दोनों क्या हैं, बराबर। यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अगर ये हमारे दोनों बराबर हैं तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए इनके सामने जो कोण बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे। तो इसके सामने ये कोण बन रहा है और इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है, इतना सिर्फ। ठीक है, तो इस वाले कोण का नाम 1 दे देते हैं, इस वाले कोण का नाम 2 दे देते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक पीछे बताया था कि एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें कोण 1, कोण 2 और ये वाला कोण, तीनों को जोड़ देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस ये वाला कोण हमारा कोण POQ है, तो बराबर में क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जो कोण 1 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस कोण 2 की जगह पे कोण 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस में कोण POQ कितना है, 140 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 1 ये हो जाएगा 2 कोण 1, 140 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो ये बचेगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, 2 को ये गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो कोण 1 बराबर 2 से 40 को भाग कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि कोण 1 ये हमारा 20 डिग्री आ गया, तो कोण 2 जो है ये भी 20 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला इतना। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें जो है कोण APQ प्लस कोण CQP बताना है। तो देखिए कोण APQ यानी कि कोण APQ सिर्फ इतना हमें बताना है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें जैसा कि पता है कि ये पूरा APO यानी कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये हमारा OP लंब है, तो इसीलिए ये पूरा हमारा 90 का हो जाएगा। तो इस पूरे में से यानी कि 90 में से ये सिर्फ इतना जो कोण है, कोण 1 जो कि 20 डिग्री है, तो इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये सिर्फ इतना हमारा आ गया 70 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी हम सिर्फ इतना निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए ये कोण APQ यानी कि इतना 70 डिग्री आ गया, और कोण CQP यानी कि इतना, ये भी 70 डिग्री आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि हमसे दोनों का जोड़ पूछा गया है। ठीक है, तो ये आ गया 140 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर जो है 140 डिग्री हो जाएगा। ये रहा C ऑप्शन में। तो 11th क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है, √6 गुणा √8 का मान है। तो हमें √6 गुणा √8 का मान बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, √6 और √8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √48। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 48 के फैक्टर्स। 2 के पहाड़े से 24 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से 12 बार में, 2 के पहाड़े से 6 बार में, 2 के पहाड़े से 3 बार में, और ये हमारा 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि √48 के बराबर में इसको लिखेंगे। 2 हमारा कितनी बार है, 4 बार, और 3 1 बार। 2 का एक जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिखेंगे बाहर, एक और बन गया, इसको भी लिखेंगे। 3 का नहीं बना, इसको अंदर लिखेंगे। 2 दूना 4 √3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 √3। तो देखिए ये रहा B ऑप्शन में 4 √3, यानी कि 12th का B ऑप्शन करेक्ट है। अब 13 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो देखिए बहुपद हम किसे कहते हैं, जिसमें जो हमारा चर होता है उसकी घात पूर्ण संख्या हो, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें x की घात -4 है, ये बहुपद नहीं होगा।
इसमें ये बटे में x है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में 1 हो जाएगी, तो ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। इसमें देखिए x की घात 2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए x जो है वो रूट में है, तो जब रूट में होता है तो इसकी पावर 1/2 मानी जाती है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। समान त्रिज्या r वाले एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई है, तो हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी है, तो इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले शंकु है, तो शंकु और अर्धगोले का आयतन बोला है समान है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। दोनों का आयतन समान है तो दोनों को बराबर में रखेंगे, पाई से पाई कटेगा, इसके अलावा ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ r क्यूब था, 2 बार r कट गया इस r स्क्वायर से, तो सिर्फ r बचा 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद ये हम नीचे 3 से 3 भी काट देंगे, नहीं तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, h बचा इधर, ये 2/3 और ये r बचा, 3 को उधर ले जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, 3 से 3 कट गया तो h का मान 2 और r हो गया, यानी कि 2r। ठीक है, तो हमारा हाइट यानी कि ऊंचाई जो है, हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी गई है, तो ये आ गया हमारा 2r। तो यही हमारा आंसर है, ये रहा ए ऑप्शन में 2r। अब इसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें बोला है कि x अक्ष को समीकरण 2x + 3y = 6 किस बिंदु पर काटती है? तो ध्यान रखना कि जब x अक्ष को काटने की बात होती है तो y हम 0 लेते हैं। ठीक है, और जब y अक्ष को काटने की बात होती है तो x का मान हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष को समीकरण किस बिंदु पर काटती है ये हमें बोला है, तो इसीलिए हम y का मान 0 लेंगे। तो इसको करते हैं अब हम। हमारा इसमें समीकरण ये दिया हुआ है 2x + 3y = 6। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2x को लिखेंगे +3, y का मान क्या लेना है हमें? 0 = 6। तो ये 2x 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, बराबर में 6। x का मान क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 3 आ गया। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा बिंदु राइट हो जाएगा? तो x का मान हमारा तो 3 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और y का मान क्या लिया था हमने? 0। तो x का मान 3, y का मान 0, यानी कि 3 0, ये हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसीलिए 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला है कि बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है, इसकी घात हमसे पूछा है। तो देखिए बहुपद की घात हम किसे कहते हैं? जो हमारा बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात ये रहा 3, तो इसीलिए बहुपद की घात 3 हो जाएगी। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला है? एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति है। तो ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं, तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका आंसर तो हमें वैसे पता है कि इसका आंसर एक आयत हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, तो इसकी मध्य बिंदु जो है ये हो जाएगी मध्य बिंदु। तो इनको अगर हम इस तरह से मिला देंगे तो हमारी किस प्रकार की आकृति बनेगी? ये हमारी एक आयत बनेगी। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर ये सी हो जाएगा, एक आयत। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, इसमें मुझे आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखिए
मान लीजिए कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, इसका नाम देते हैं हम ABC। तो इसकी जो है ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा नहीं पता, तो इसकी भुजा को हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी भुजा को 2x मान लेते हैं। हम 2x क्यों मान रहे हैं? ताकि इसका कैलकुलेशन करने में आसानी हो। आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम 2x मान रहे हैं। तो ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भी 2x हो जाएगा। तो ये हमारी ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारी माध्यिका भी होती है ऊंचाई, और ये बिल्कुल लंब होती है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए ये जो है इस BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा, क्योंकि पूरा 2x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमें इसके लिए सबसे पहले इसकी भुजा पता होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसकी भुजा पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये जो बिंदु है इसका नाम देते हैं D। तो त्रिभुज ABD को लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा हमारा कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, बराबर लंब हम इसे ले लेते हैं, तो लंब का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर। अब AB देखिए 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, और ये स्क्वायर बराबर AD 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस BD कितना है, BD x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 144। ठीक है, अब इसके बाद 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, बराबर में 144। x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 3 से 144 को भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, इधर भी, तो इससे ये कट जाएगा, x का मान हमारा √48 आ जाएगा। तो ये आ गया x का मान, लेकिन इसकी भुजा को हमने 2x माना है, तो इसीलिए अब 2x का मान निकालेंगे। तो देखिए 2x हमने कैसे लिखा, x में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 2√48 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 2√48 हो गया, यानी कि इसकी भुजा जो है वो 2√48 आ गई। ठीक है, तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा देखिए 2x यानी कि 2√48 है, तो 2√48 लिखेंगे, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार इसको करेंगे। अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा √48 और √48 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा दोनों सेम है और दोनों रूट में है, तो गुणा करने पर 48 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा 48 हो गया, तो 48 और ये √3, तो 48√3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48√3 देखिए ये रहा C ऑप्शन में, तो 18 नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आप एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 19 और 20, ये दोनों अभिकथन और कारण वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, अभिकथन हमें दिया गया है, यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY है। तो क्या ये सत्य है? ये हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए AB बराबर PQ है, यानी कि PQ AB के भी बराबर है
और पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है, तो इसीलिए ए बी और एक्स वाई ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए अभिकथन हमारा सही हो गया। अब कारण देखिए, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वे एक दूसरे के भी बराबर होती है, यानी कि ये जो कारण है ये भी हमारा सही है। ठीक है, और अभिकथन का ये जो कारण है ये सही व्याख्या भी है, यानी कि जो ये अभिकथन है तो हम इस कारण की हेल्प से कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो सही है। तो देखिए ए में हमें बोला है कि दोनों अभिकथन और कारण सत्य हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों हमारे सत्य थे और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, यानी कि जो कारण देख रहे हैं आप ये इस अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें हमसे बोला है अभिकथन हमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसको सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं। हमें बोला है कि एक शंकु है, तो यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं हम। ये मान लीजिए हमारा शंकु है, तो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ये होती है जो कि 10 सेंटीमीटर है और इसके अलावा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ये बिल्कुल सीधी वाली होती है जो कि 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या ये सही है? ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा शंकु में इस तरह से ये ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई से बनता है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है ये हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये वाली सबसे बड़ी भुजा है इन तीनों में, तो इसीलिए ये हमारा जो है गलत है, यानी कि अभिकथन हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद कारण में क्या बोला है कि एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया कि हमारा एक शंकु में ये जो ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई जिसे यहाँ पर तिरछी ऊंचाई बोला गया है और ये त्रिज्या, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमारा कारण जो है ये सत्य है और अभिकथन जो ये असत्य है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन हमें इस डी में दिया है, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 तक इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।